नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। जैसा कि आपने पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और इसका एग्ज़ाम डेट जो सुनिश्चित किया गया है 18 फरवरी फाइनली सुनिश्चित किया गया है। और आपने पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में जो पेपर होते हैं उनके 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से पूछे जाते हैं। और समय काफ़ी कम है, इसलिए हम आप लोगों के लेकर लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, कि जिससे आप एक रणनीतिबद्ध तरह से अपनी तैयारी कर सकें। तो आज का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो है जेल वार्डन एग्ज़ाम का, जो कि 20/12 साल 2020 में हुआ था। तो आज का यूपी पुलिस का भी पहला क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसतन उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय बिताता है। तो यहाँ पे जो है कि ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसतन उपयोगकर्ता प्रतिदिन जो है वह सोशल मीडिया पर 144 मिनट का समय व्यतीत करता है। इस इंडेक्स में अगर बात किया जाए तो इस इंडेक्स में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में जो शीर्ष देश था वह था फिलीपींस। तो आपका हालांकि यहाँ पे सही ऑप्शन था ए। अगला क्वेश्चन है कि चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य के साथ 51 बिलियन निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है आपका कि राजस्थान या पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र। तो यह जो समझौता हुआ था कि चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी जो है उसका नाम है ग्रेट वॉल मोटर्स ने महाराष्ट्र राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कंपनी ने महाराष्ट्र में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि तकरीबन 7,600 करोड़ रुपए को अलग अलग चरणों में निवेश करेगी। इस एमओयू के अनुसार कंपनी वाले गांव महाराष्ट्र में अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की ओर भी बेहतर बनाएगी। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है खेल में या साहित्य में या संगीत में या दवा में। तो ग्रैमी अवार्ड के बारे में अगर बात किया है तो ग्रैमी अवार्ड जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संस्कृत के क्षेत्र में साल 1958 से उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। साल 2021 में 63वें ग्रैमी अवार्ड का वितरण लॉस एंजलिस यानी कि अमेरिका में किया गया और 19 वर्षीय विली एलिस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाले प्रथम सोलो गायिका बनी हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे सही कथन के बारे में कह रहा है। तो पहला कह रहा है, पहले पूरे ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा कह रहा है कि 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। तीसरा कह रहा है कि 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को इलाहाबाद में कार्य करते रहे। और चौथा कह रहा है कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक और प्रशासनिक विंग दोनों लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो जैसा कि आपने पता है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का जो न्यायिक विंग है वह इलाहाबाद में है, यानी कि वर्तमान के प्रयागराज में, और प्रशासनिक विंग कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि 1947 के बाद बोर्ड का जो न्यायिक विंग था इलाहाबाद में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में कार्य करता रहा। तथा प्रशासनिक विंग यानी कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है, ठीक है, विधान भवन, वह कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक विंग को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कि कंपाउंड आंखें होती हैं। ऑप्शन है आपका ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेढक या टूना मछली। यहाँ पे होगा टूना मछली, ठीक है, टूना मछली इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे अगर बात करें ड्रैगन मक्खी की, तो ड्रैगन ड्रैगन जो मक्खी है वह क्या है, आपका आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है। यह जो होता है द्विपंखीय गण का डिप्टोरा गण के अंतर्गत वे कीट सम्मिलित हैं जो द्विपक्षी यानी कि दो पंख वाले होते हैं। कीट का यह सबसे बृहद गण है। इसमें लगभग 80,000 कीट की जातियां हैं। अतः ड्रैगन मक्खी एक ऐसा कीट है जिसमें यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस
पदक प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है आपका गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, या आपका है कि द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो बात करते हैं जीवन रक्षा पदक प्रदेश सरकार की संस्तुति पर गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे नागरिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए, आग, खानों में बचाव कार्य के दौरान जीवन की रक्षा की हो। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है एक कि यह जो पुलिस जो होता है पदक जो होता है वह गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और किसकी अनुशंसा पे? तो राज्य सरकार की अनुशंसा पर दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है और 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? ऑप्शन है असम राइफल, दूसरा है आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, तीसरा है आपका कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी, और चौथा है होमगार्ड्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी वाला, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी। बात करते हैं आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है। साल 1982 में प्रारंभ हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रारंभ से ही आईटीबीपी ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। कैलाश मानसरोवर जो है तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज में 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा वह विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ, या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, या होम गार्ड, या रैपिड एक्शन फोर्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी रैपिड एक्शन फोर्स। जानते हैं इसके बारे में कि रैपिड एक्शन फोर्स का गठन अक्टूबर साल 1992 में सीआरपीएफ की 10वीं बटालियन से हुआ था। इसका मुख्य कार्य दंगे और दंगे जैसी स्थितियों से निपटना है। इस बल को दंगा नियंत्रण, आंसू गैस के गोले छोड़ने और आग से निपटने में महारत हासिल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिषद है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुणे में, बेंगलुरु में, मुंबई में, या दिल्ली में। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी दिल्ली में। जानते हैं कि नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है। इसे ज्योतिधर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनाया गया था। यह परिसर मतलब कि कुल 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के कारण 26 दिसंबर साल 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया? ऑप्शन है आपका जयपाल सिंह, चूना राम महतो, या रामनाथ सोरेन, या राम भगत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका चूना राम महतो बी। अब जानते हैं इनके बारे में कि साल 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में मानभूम यानी कि झारखंड का नेतृत्व क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चूनाराम महतो तथा गोविंद महतो ने किया था। माना जाता है कि 29 सितंबर साल 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम पुरुलिया के बंदवान और बहराभूम थाना को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों से कब्जा लेकर प्रथम बार भारतीय तिरंगा फहराया गया था। अगले दिन 30 सितंबर को रणनीति के तहत मान बाजार थाना कब्जा के दौरान ब्रिटिश सरकार की गोलियों से वीर चूनाराम महतो और गोविंद महतो शहीद हो गए। तो यहाँ पर दो लोगों का नाम आता है चूनाराम महतो और गोविंद महतो का, कि इन लोगों ने झारखंड में बेसिक तौर पे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर आपको झारखंड का नाम मानभूम भी दे तो झारखंड मानभूम के नाम से क्यों किया? झारखंड के मानभूम से बेसिक तौर पे नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणवरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? ऑप्शन है आपका चंबल, बनास, माही, या लूनी। तो सही ऑप्शन होता है डी लूनी नदी। जानते हैं कि लूनी नदी का नाम लवणाद्रि तथा संस्कृत शब्द के लवणवरी यानी कि नमकीन नदी से लिया गया है। इस नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित नागपहाड़ी जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है वहाँ से होता है।
यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वही नदी है। अंतर्वही नदी का मतलब होता है कि वे नदियां जो समुद्र तल को प्राप्त नहीं करती हैं। आगे की अगर बात करें कि जोवाई, सुकरी एवं जोजीरा जो है लूनी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन है कोंकास दर्रा या लिपुलेख दर्रा या खारदुंग दर्रा या लनक दर्रा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हर एक दर्रों की। तो अगर कोंकास दर्रा की कोंका दर्रा की बात किया जाए तो यह लद्दाख राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा की अगर बात किया जाए तो यही उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। बात करते हैं खारदुंग दर्रा की, तो खारदुंग दर्रा जो है वह लेह में स्थित है। और बात करते हैं लनक दर्रा की, तो यह अक्साई चीन के क्षेत्र में स्थित है। अक्साई चीन के क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्चर वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। ऑप्शन है GSLV Mk3 या PSLV C11 या GSLV F11 या PSLV C45। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए GSLV Mk3। जानते हैं कि 22 जुलाई साल 2019 को भारतीय भूतुल्यकाली उपग्रह प्रेक्षण यान GSLV Mk3 द्वारा चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसमें ऑर्बिट यानी कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सका था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या रूस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी रूस की दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र का निर्माण रूस ने किया, जिसका नाम अकेदमी लोमोनोसोव, ठीक है, लोमोनोसोव रखा गया है। इस संयंत्र का निर्माण दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है। इस संयंत्र में दो 35-35 मेगावाट के रिएक्टर हैं जो 1 लाख लोगों को ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि। अब आपके ऑप्शन को पढ़ते हैं कि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है। दूसरा है कि बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। आगे कह रहा है कि बर्फ की सतह पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। और अगला कह रहा है कि ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। तो जानते हैं कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, दिल्ली या जयपुर। तो सही ऑप्शन होता है आपका कि कपास प्रौद्योगिकी पर जो आपका केंद्रीय संस्थान है वह नागपुर में स्थित है। सही आपका ऑप्शन होता है बी। अब यहाँ पे जिन शहरों के नाम दिए गए हैं कि मुंबई में मुख्यतः आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है। आगे की अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में कई सारे संस्थानों के साथ साथ अगर एग्रीकल्चर की बात किया जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में ही स्थित है। और बात करते हैं आपका जयपुर की, तो जयपुर में जो आपका है पंडित साबरमल शोध संस्थान स्थित है और ये भी बेसिक तौर पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन होता है आपका बी कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है वह नागपुर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है आपका
कि यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था, तो यह आपका गलत है बेसिक तौर पे कि यह गंगा नदी घाटी में उत्पन्न नहीं हुआ था। यहाँ पे होता है कि ये जो उत्पन्न हुआ था वह गंग नदी, ठीक है, गंगा नहीं, गंग नदी घाटी में उत्पन्न, सॉरी, गंगा नदी घाटी में उत्पन्न नहीं हुआ था। ये जो उत्पन्न हुआ था वह कहाँ पे उत्पन्न हुआ था? पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच में, ठीक है, पेन्नार और कावेरी नदियों घाटी के बीच में उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पे गंगा नदी दिया हुआ है, तो इस प्रकार से सेकेंड वाला ऑप्शन आपका गलत होता है और पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी, कि एक तो सही है परंतु दूसरा वाला गलत है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है आपका भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तीसरा कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और चौथा कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका कि ए, कि भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करते हैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मंत्रिपरिषद में कुल कितनी संख्या होनी चाहिए, तो जितने सदस्य हैं उससे 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग भारत का राष्ट्रपति हो जाता है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं किया जाता है, उसकी नियुक्ति होती है, ठीक है, नहीं मानो तो कई बार पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा है, क्या उसका चुनाव होता है, क्या उसको मनोनीत किया जाता है, क्या उसको नियुक्ति किया जाता है? तो सही ऑप्शन क्या होता है आपका कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि उसका मनोनयन किया जाता है, नहीं उसका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी में कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर बेसिक तौर पे अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया था कि 2, 4, 8 या 9, तो बेसिक तौर पे यहाँ पर यूपी पुलिस ने डी को सही माना था कि 9 होता है, हालांकि यह क्वेश्चन क्या था, गलत था। बात करते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 1 अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य, अर्थात आपके कुल 6 सदस्य हो जाते हैं। आगे की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इस प्रकार मतलब कि 6 क्या होते हैं, पूर्णकालिक, तो इस प्रकार से पूर्णकालिक सदस्य हो जाते हैं। और आगे की बात करें तो इसमें 6 पदेन सदस्य और 1 संविधान पूर्ण आयोग के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य होता है। तो 6 यहाँ से 6, 12 और कुल कितने सदस्य हो जाते हैं, 13 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो अगर आपकी बात की जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, तो एक क्या होता है आपका अध्यक्ष होता है और 5 जो होते हैं वह क्या होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो पूर्णकालिक, इस प्रकार से पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 6। आगे की अगर बात करें कि इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं, तो पदेन सदस्य 6 होते हैं और उसके बाद एक संविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य होता है। तो इस प्रकार से एक सदस्य यहाँ से आता है तो आपके यहाँ पे हो जाते हैं 7, तो टोटल सदस्यों की संख्या हो जाती है 13। हालांकि यहाँ पर, ठीक है, आयोग ने 9 को माना था जो कि पूर्णतः गलत था, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 13, अगर पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या पूछेगा तो कितना होता है आपका 6। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो यह एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम साल 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर साल 1993 को की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और आपने पता है कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो हम बात करते हैं कि प्रशासनिक सुविधा के जरिए उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या है 18, तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। और जिलों की संख्या आपने पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल जो है वह लखनऊ है और सबसे बड़ा जो जिला है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, डॉलर, रुपया, रेमिंज या पाउंड? तो अब यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि डॉलर क्या है, अमेरिकी की मुद्रा है या ताइवान की, कई सारे देशों की मुद्रा है, ठीक है। तो डॉलर जो हो गया अमेरिका या ताइवान कह सकते हो। रुपया जो है वह भारत का है, ठीक है, पाकिस्तान के भी मुद्रा को रुपया कहा जाता है। अगर आगे की बात की जाए कि रेनमिन बी जो है यह बेसिक तौर पे जो मुद्रा है वह चीन की है।
ठीक है, चीन की मुद्रा जो है वह रेनमिन भी है, और पाउंड की अगर बात किया जाए तो पाउंड जो है वह लेबनान की मुद्रा है। तो यहाँ पूछा गया है कि चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो चीन की मुद्रा को रेनमिनबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है आपका स्ट्रोंसियम कार्बोनेट, या सोडियम नाइट्रोट, या बेरियम क्लोराइड, या कापर क्लोराइड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी कि बेरियम क्लोराइड। जानते हैं इसके बारे में कि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो होता है वह बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति का, तथा लाल चटक रंग जो होता है वह आपका स्ट्रोंसियम कार्बोनेट के कारण होता है। तो लाल चटक रंग किसके कारण होता है, तो स्ट्रोंसियम कार्बोनेट, और हरा रंग जो होता है वह बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। ऑप्शन है स्पैम, न्यूज़ ग्रुप, बैकबोन, या अपडेट्स। तो यहाँ पर बात करते हैं कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संदेश जैसे ईमेल हो गया, चैट हो गया, वेब हो गया, चर्चा समूह या अन्य प्रकार के अनचाहे संदेश को हम लोग स्पैम कहते हैं, और इसको भेजना जो कहलाता है स्पैमिंग कहलाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे। तो भारत सरकार के बारे में पूछा है तो ऑप्शन है श्रीमती निर्मला सीतारमण, या श्री धर्मेंद्र प्रधान, या श्री पीयूष गोयल, या श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो बात करते हैं आपका कि इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे श्री पीयूष गोयल जी। वर्तमान समय की अगर बात किया जाए तो पीयूष गोयल जो हैं वह बेसिक तौर पे अगर, तो यहाँ पे दिया गया जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है सी। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं वर्तमान समय में, तो निर्मला सीतारमण जो है वह वित्त मंत्री हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जो है वह शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो दिया गया 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया और चल रहा है वर्तमान समय में साल 2023 का, तो इस मंत्रिपरिषद को भी वर्तमान समय में एक बार आप लोग अपडेट हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण संस्थाओं के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। संक्षिप्त रूप से अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो कितने ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं, तो यहाँ पे बेसिक तौर पे जो होता है कि आपका जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रशिक्षण संस्थान जो होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है। प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे CAPF और CPO में यहाँ पे कहा गया है कि CAPF और CPO के प्रशिक्षण संस्थाओं के विजेताओं को वर्ष में कुल कितनी ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। तो क्वेश्चन ये पूरा हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सही ऑप्शन होता है कि इन्हें वर्ष में कुल 3 ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। CAPF और CPO के प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष भर में कुल 3 ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, या एनफोरेस्ट डिएस्पियोरेंस पर समिति, या प्रवासी श्रमिकों पर समिति, या महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो यहाँ पर जो आपका है कि 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि जो है वह आपका संबंधित है आपका एनफोरेस्ट डिएस्पियोरेंसेस पर समिति। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब यहाँ पे बात करें कि यह जो है एक स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है जो राज्यों दलों पर कन्वेंस के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह साल 2010 में लागू हुई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। अगला जो क्वेश्चन है कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है द्राम, या आपका दूसरा है ग्राम, या डॉलर, या रुपया। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आर्मेनिया की मुद्रा के बारे में पूछा गया है, तो आर्मेनिया की मुद्रा को द्राम के नाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन होता है ए। बात करते हैं दूसरा जो ऑप्शन है ग्राम जो है वह किसी प्रकार की कोई मुद्रा नहीं है। हम इसका ग्राम में मतलब कि बेसिक तौर पे वेट में, भार में इसका प्रयोग करते हैं, या ग्राम कह दे तो गांव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह किसी देश की या कोई मुद्रा का नाम नहीं है। बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की मुद्रा है। और बात करते हैं रुपया की, तो भारत और पाकिस्तान जैसे देशों की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। तो आर्मेनिया की मुद्रा का नाम क्या है, द्राम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना था। ऑप्शन है UK,
कनाडा, अमेरिका या जापान। तो यहाँ पर होता है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को कनाडा से ग्रहण किया था। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर काम करता है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों को उपयुक्त कानून के माध्यम से कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्तियां सौंपी गई हैं। इसलिए भारत दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया और केंद्र तथा राज्यों द्वारा समवर्ती सूची में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर या 28 सितंबर। तो यहाँ पर हर एक डेटों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है 15 सितंबर को जो होता है अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इंजीनियर दिवस के रूप में। 21 सितंबर की अगर बात की जाए तो 21 सितंबर को शांति दिवस यानी कि विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं 2 सितंबर की, तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करते हैं 28 सितंबर की, तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी कि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कार्यों से मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है आपका वजीर। तो वजीर का कार्य क्या था अकबर के समय में? तो हम जानते हैं कि यह बेसिक तौर पे जो हुआ करता था वजीर अकबर के शासनकाल में राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। तो ए का हो जाएगा आपका 4। उसके बाद है मीर बख्शी। तो मीर बख्शी क्या था अकबर में? तो बेसिक तौर पे अकबर के शासनकाल में जो मीर बख्शी हुआ करता था वह सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। तो बी का हो जाता है आपका 3। उसके बाद दिया मीर समन का जो पद था, मीर समन का कार्य क्या था? तो शाही परिवारों का यह प्रभारी हुआ करता था। तो सी का हो जाएगा आपका 1। और उसके बाद है डी कि प्रमुख काजी। तो काजी का क्या था? काजी बेसिक तौर पे न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था। तो सी का हो जाए डी का हो जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार से यह सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है आपका कि भूमि का एकीकरण या संपत्ति का एकीकरण या परिवार का एकीकरण या कर का समेकन यानी कि एकीकरण। तो यहाँ पर आपने पता है कि चकबंदी से अभिप्राय भूमि के एकीकरण से होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई कृषि योग्य भूमि को कृषक के गांव के समीप आपसी अदला बदली के द्वारा अपेक्षाकृत एक बड़े टुकड़े में परिवर्तित करके उसे कृषि कार्य के लिए अधिक सुगम और लाभप्रद बनाया जाता है चकबंदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? ऑप्शन है कि 55 mm से लेके 160 mm, दूसरा है आपका कि 60 mm से 166 mm, तीसरा है 66 mm से 166 mm, चौथा है कि 66 mm से लेके 160 mm। तो बात करते हैं कि भारतीय मुद्रा में जो 2000 रुपये के नोट का आकार है वह 66 mm से लेकर 166 mm है और इसके पीछे की ओर मंगलयान की तस्वीर अंकित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षकों को या विज्ञान महाविद्यालय के शिक्षकों को या कला महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए। तो बेसिक तौर पे जो है आपका कि शिक्षा मित्र जो है वह प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब जानते हैं इसके बारे में। तो शिक्षा मित्र का संबंध प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक से साल 2001 में केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को सार्वभौमिक बनाने के लिए 65% तथा राज्य के लिए 35% के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का प्रावधान किया था। तो इनकी नियुक्ति कब से हुई थी? साल 2001 में इनकी नियुक्ति की बात हुई। इसमें केंद्र सरकार का कितना सहयोग है? 65% और राज्य सरकार का सहयोग है 35%। अगला है आपका कि अंगूर की खेती को आमतौर पे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, आपका एवी कल्चर या मोरी कल्चर या विटीकल्चर। तो बेसिक तौर पे आपका जो होता है कि अंगूर की यहाँ पे हर एक के बारे में बात किया है। तो जो सेरीकल्चर है वह रेशम कीट पालन से है। उसके बाद एवी जो कल्चर है वह पक्षी पालन से है।
उसके बाद मोरिकल्चर की बात की जाए तो रेशम कीट हेतु शहतूत को उगाना, शहतूत को उगाना ये मोरिकल्चर कहलाता है। और विटीकल्चर जो है वह अंगूर की खेती से है। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि 1932 से 35 के आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था। ऑप्शन है किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, या राजस्व कानूनों का प्रशासन, या कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य, या बंदोबस्त संचालन। तो यहाँ पर जो होता है आपका कि कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य जो है साल 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के बीच में हटा दिया गया था। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में दो 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध पर समझौता हस्ताक्षर किया। ऑप्शन है आपका रेलवे विकास निगम, या इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, या कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, या रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो आपका होता है कि कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मई साल 2019 में दो 1600 HP डेमू ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पर जानते हैं कि भारत, जापान तथा श्रीलंका ने मई साल 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। और इसका जो अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो आपने पता है कि नमक सत्याग्रह यानी कि नमक मार्च जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च साल 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक, ठीक है, साबरमती से लेकर डांडी गांव तक कुल 24 दिनों की पैदल मार्च निकाला। सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के उस यात्रा से की थी जो उसने एल्बो से पेरिस के लिए की थी, और यह मार्च समाप्त होता है 6 अप्रैल 1930 को। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है डी। तो दोस्तों यह जेल वार्डन का पेपर था जो कि साल 2020 में हुआ था। इसके सहारे आप यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनके हम आपके लिए श्रृंखलाबद्ध आपको लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।